सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, शुगर माफिया हुकूमती लड़ाई, शामत अवाम की आई, जहांगीर तरीन के खिलाफ कौन करेगा कार्रवाई, उस्मान बुज़दार की तब्दीली का सोचना भी ना, वजीर आजम ने अफवाहों का गला घोंट दिया, पीपल्स पार्टी को नून लीग पर नहीं एतबार, APC की कश्ती कैसे लगेगी पार, मुकद्दस मकामात की बेहुरमती का मामला, इजाजत देने वाले कैसे बने पारसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। माफिया हर जगह बैठा है और माफिया अपना आप दिखा रहा है। और इमरान खान साहब ने जो हालिया इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का ये मुकाबला है, लेकिन लग रहा है कि ये मुकाबला बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि चीनी की कीमत 100 से 110 रुपये तक पहुंच चुकी है और जो धमकी दी गई थी शुगर माफिया की तरफ से उस पर अमल दरामद हो रहा है, उस धमकी पर अमल दरामद हो रहा है और चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। कल इमरान खान साहब ने भी अफसोस का इजहार किया कि जहांगीर तरीन साहब का भी नाम इस शुगर माफिया में आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सब मिले हुए हैं, इसमें FBR भी था, इसमें SCCP भी था, इसमें केन कमिश्नर थे, DC थे, सब मुलव्वस थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज जब मीटिंग हो रही थी वहां पर भी बात हुई कि इन लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन साथ पता चला कि पंजाब से दुगनी चीनी निकल रही है और असल में सिंध जा रही है, इसलिए कि सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, तो ये समझते हैं कि वहाँ पर जाकर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेंगे तो ये बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम इसके हवाले से भी सोच रहे हैं। तो इमरान खान साहब को कुछ जल्दी ही सोचना होगा, क्योंकि अब नून लीग फिर से तैयारियाँ कर रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगरचे बीमार हैं, लेकिन उन्होंने 24 घंटों में दूसरा फ़ोन लगा दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी फ़ोन पर बात की है। और कहा यह जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि निकलो बाहर और भरपूर तरीके से हुकूमत को गिराने की कोशिश करो, लेकिन उनका अपना किरदार क्या होगा, वो क्या इलाज करवाते रहेंगे या वापस आएंगे, मरियम के केसेस का क्या होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि मैंने एजेंसी से रिपोर्ट मंगवाई है और उनके खिलाफ जो भी इल्ज़ामात सामने आते हैं उनमें कोई हकीकत नहीं। फिर एक और बहुत बड़ा माफिया, क्योंकि माफियास की बात हो रही है, तो औकाफ में बैठा माफिया DG औकाफ पंजाब ताहिर रज़ा बुखारी कितना बड़ा बदमाश और गुंडा है, क्या क्या वो करता है, इस हवाले से भी हम आज आपके सामने सबूत रखेंगे। एक आलिम दीन भी हमारे साथ होंगे, इस बारे में उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले असद खरल साहब, ये जो मामला सामने आया, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। IPPs वाला मामला उन्होंने एक मुआहदा तो कर लिया, ये जो शुगर वाला है ये उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी हम माफिया के पीछे जाएंगे, उनको पकड़ने के लिए जाएंगे, तो कुछ मुश्किल तो लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मामला ये है कि उसामा साहब, आपको याद होगा डोगर साहब और हम, और मैंने आपको कहा था कि इसकी कीमत 100 रुपये से ऊपर जाएगी, आपने देख लिया। मैं ये नहीं चाहता था कि हो, मैं उस वक्त तक हमारी 75-80 रुपये किलो थी। मैंने कहा था कि ये जो नोटिस ले रहे हैं, ये कमीशन पे कमीशन बन रहा है, ये रिपोर्टें कमेटियाँ बन रही हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब मामला ये है, मुझे ये बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कई मरतबा कह चुके हैं, ये रिपोर्ट के अंदर सामने आया कि जो शुगर माफिया है, जो एसोसिएशन या डीलर या जो मिले हैं ख़ास तौर पर, वहाँ से केन कमिश्नर के नाम पे तनख्वाहें उसकी निकल रही थी। मसाबती कमीशन जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो साथ मिला हुआ था। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जो चीफ एग्जेक्टिव हैं। और आज तो वो भी कोई मसला नहीं है कि जनाब सिविलियन और अस्करी की आदत एक पेज पे नहीं है, अब तो सारे एक पेज पे हैं। FIA उसके अंदर शामिल है, नैब उसके अंदर शामिल है, एंटी करप्शन उसके अंदर शामिल है, सूबाई जो कि पंजाब में हुकूमत भी है, SCCP है, FBR है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, FBR है, जितने भी स्टेट बैंक है। मामला ये है, रिपोर्ट पहली आई, उसके अंदर भी सारी चीज़ें आ गई। उनका नहीं मज़ीद इसके अंदर खंगाला जाए, जो उन्होंने खुद कल इतराफ़ किया कि जनाब जहांगीर तरीन साहब, मैं भी इसका बिलीवर हूँ, मैं विटनेस हूँ इसका, कि वाकई अगर सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद साथी इमरान खान साहब के थे, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाद में फिर भी स्ट्रगल मेरे साथ वो जहांगीर तरीन साहब थे। क्योंकि जब पनामा केस था, जितनी भी कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, ज़्यादातर मीटिंग के अंदर मैंने खुद ऑब्जर्व किया और बाज़ दफ़ा चूँकि मेरी किताब बतौर एविडेंस पेश हुई थी,
तो कई दफ़ा मुझे बुलाया जाता था हेल्प के लिए कि आप इन चीज़ों को आके जो हमारे लोग हैं उनको समझा दें, क्योंकि ये नेशनल काज था, मैं किसी पार्टी या किसी के हक में या ख़िलाफ़ नहीं था। तो उनका आपके पास चूँकि ये एविडेंस है, आपने हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बनवाया, आप नैब के पास एविडेंस ले गए, तो आप ये किताब आपकी है, आप ये चीज़ें सारी एविडेंस जो है ये समझाएं हमारे लीगल एक्सपर्ट को, हमारे जो लोग केसेस के अंदर। कमीशन जो पहले जब बनने लगा था वो जमाली साहब वाले चीफ जस्टिस थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब साथ जाते रहे और जहांगीर तरीन साहब हर मौके पे उनके साथ रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने अब देखा कि दो मेरे पास ऑप्शन थी, एक तो ये है कि उनका नाम आया तो मैं भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह वो अपनी दोस्ती जो है उसकी खातिर अपने असूलों पे सौदेबाजी और समझौता, और जब इनके मखलूत हुकूमतें आपको पता है बलूचिस्तान में पंजाब के अंदर तो जहाज भर भर के जहांगीर तरीन साहब बाद में उनकी खिदमत है, ATM का उनको ताना भी दिया जाता है इमरान खान साहब की ATM जिस तरह कोई शक नहीं, वो तो मानना है। अच्छा मामला ये है कि इमरान खान साहब ने इन प्रिंसिपल स्टांस जिस तरह कल कहा कि जनाब मैंने कहा कि नहीं कि मैं इस पे नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि 100 रुपये या 110 रुपये अगर हम ये बात करेंगे इसका पता नुकसान क्या है। अब दुकानदार जो डीलर है ना उन्होंने बाकी इतनी कीमत कर दी, अगर थोड़ी बहुत कोई कम भी है ना इसका नुकसान ये होता है। लेकिन मामला ये है कि ईरान कुल बात ये है कि जो चीनी से गुड़ बनाया जा रहा है, गुड़ बना के बेचा जा रहा है, ये कौन इस साज के पीछे है? गुड़ की डॉक्टर साहब कीमत उल्टी गंगा बह रही है, यानी गुड़ की कीमत ज्यादा है, चीनी की कीमत कम है। चीनी का गुड़ बनाया जा रहा है। आपके लाहौर के बड़े जितने स्टोर्स हैं आप अभी रेड कर लें, आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ये क्या क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। और उसके बाद अभी आ गया है, आपको पता है गन्ने का सीजन आ रहा है, आपको गन्ने की क्रशिंग का सीजन आ रहा है। अब ये ब्लैक मेलिंग के लिए आप पर तोल रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने चीनी सस्ती मंगवानी है, वो आई नहीं। लेकिन चीनी सस्ती पता किस वक्त आएगी? उस वक्त आएगी जब गन्ने की फसल आ जाएगी। उस वक्त ये पता क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम तो गन्ना उठाएंगे नहीं, हम तो गन्ना उठाएंगे नहीं ताकि गन्ने की कीमत कम आए, किसान अलहदा सड़कों पे आएगा। ये मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है। आपने इतनी रिपोर्टें आ गई, उन्होंने तो ये जो शुगर माफिया है इन्होंने तो ये भी थ्रेट कर दिया गवर्नमेंट को कि हम गन्ने की क्रशिंग करेंगे नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ हमने गन्ना खरीदना ही नहीं है मार्केट से। अगर ये गन्ना, उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है अगर ये केसेस वापस नहीं लेते, अगर हमसे हमारे ऊपर जो मुकदमात बने वो वापस नहीं लेते और गवर्नमेंट इसी तरह से ये कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चलती है तो फिर हम चलिए क्या गन्ने की हुकूमत है वो जरा बता दे क्या चली उनके खिलाफ। नहीं वो तो चलिए क्या अदालतों में चला गया, अदालतों में चला गया, अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मैं आपकी बात को यानी 55 से 100 रुपए से चीनी क्रॉस कर गई है और इमरान खान साहब कह रहे हैं केन कमिश्नर की तनख्वाहें वहां से जा रही हैं। जब केन कमिश्नर की तनख्वाहें वहां से जा रही हैं, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं उसको लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उससे वो निकालना नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत क्या कंटेम्प्ट रिपोर्ट करेगी? देखें असल चीज तो ये है कि फिर इमरान खान साहब से सवाल तो पैदा होता है कि वो जो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार 5 साल तक चलेगा और उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस पे वो बड़ा इत्मीनान का इजहार करते हैं कि मैंने एजेंसी से तहकीकात करवा दी है। एजेंसीज का बदनाम ना करें, उन्होंने आईबी का नाम लेकर कहा, आईबी का नाम लेकर तो सारी एजेंसी को ना रगड़ दिया। एजेंसी ना चले आईबी की बात कर लें तो मैंने उससे तहकीकात करवा ली है और उनसे कौन कराता है? कुछ नहीं निकला। तो मुझे एक बात बताएं कि ये उस्मान बुज़दार साहब जो हैं ये पंजाब के वज़ीर आला है ना, और पंजाब में अगर चीनी 110 रुपये किलो बिक रही है और इंतज़ामिया बेबस है, हुकूमत बेबस है, तो फिर ऐसी हुकूमत का को क्या चाटना है जो ना आटे की कीमत जो है उसका तयन कर सकती है, ना चीनी की कीमत को कंट्रोल कर सकती है। वो कह रहे हैं चीनी जा रही है सिंध, वो जाकर वहां पर जखीरा कर रहे हैं। सिंध जाकर कहां से हमने अब ये पकड़ना है, छापे मारने हैं, तो ये वहां पर जाकर जखीरा कहां से जाती है? पार्टी की गवर्नमेंट है, अपनी शुगर मिल चीनी जाती कहां से है? सबसे ज्यादा शुगर मिले पंजाब में, साउथ पंजाब में। कह रहे हैं कि यहाँ से जा रही है ना, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जा रही है, उनकी हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब वहाँ से है और उनके भाई उमर बुज़दार साहब जमादार से रसालदार बन के 20 साल बाद अचानक झटका लगा जो ही CM बने तो वो DSP से SP रैंक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के, यानी कश्मीर अगर सिंध से लगता है वहाँ पे इलाका, ठीक है ना, पंजाब के साथ सिंध का इलाका, इस तरह KPK का वो इलाका लगता है और साथ को सुलेमान की का जो पहाड़ी सिलसिला है वो बलूचिस्तान के इलाके लगते हैं। वहाँ से अगर चीनी जा रही है तो वहां से पंजाब लैंड रूट के जरिए जा रही है ना, इसके रिस्पॉन्सिबल तो वो खुद गिरतानते हैं। फिर जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये लोग जिन्होंने पकड़ना था वो साथ मिले हुए थे, मुझे ये बताएं जो 7 लोग मिले हुए थे उनको पकड़ना कब आपने है? कितने साल और इंतजार करके? जब आपकी हुकूमत चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपका आईनी जो मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी,
क्या उसके बाद हम टोकर रखेंगे उनको को पकड़ेगा? मामला ये जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट करके अपनी जान छुड़ा ली। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो कोई तल्लक ही नहीं है, आपको पता है। उन्होंने कहा जी हम तो चीनी बनाते हैं और उसके बाद हम बेच देते हैं, आगे तो हमारा कंट्रोल नहीं, वो तो डीलर जाने और उसका काम जाने, वो होल्डिंग करे। मुझे ये बताएं, ये उस्मान बुज़दार साहब के बड़े ट्वीट आए थे जब आटे की बात होती थी, गंदम की होती थी, चीनी की आती थी कि जनाब हम इनएक्शन हो गए, हमने गोदामों पे छापे मारने हैं। मुझे बताएं कि आवाम को फ़ायदा क्या हुआ? क्या 850 रुपये में जो जाली एक उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि जनाब आटा मिल रहा है, मिल रहा है? अब 850 रुपये में 20 किलो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। उसके बाद जो थैले की बात हुई, जो शेख रशीद साहब पीठ पर उधर उन्होंने वहाँ पर शोर मचाया कि जनाब खुदा का खौफ करें, वो मुझे वो जगह बता दें जहाँ से ये आटा मिलता है और अगर म्यारी मिलता है तो। वो डोगर साहब ने उसकी कहानी भी बताई थी कि जो मिलता है अगर वो आटा कोई बंदा खा के दिखा दे। आज भी आटा जो चक्की पे मिल रहा है ना समझ था, वो 75 रुपये किलो है। 750 रुपये का 10 किलो आटे का थैला, जो 1500 रुपये का 20 किलो का थैला है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस टाइम तो फिर खान साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आटा आपके कंट्रोल में नहीं है, चीनी आपके कंट्रोल में नहीं है, अशिया के रेट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, कार्टल्स जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, हुकूमत उनके सामने बेबस है। तो फिर हुकूमत किस चीज की 2 साल की कारकर्दगी का उन्होंने कहा कि बुज़दार अभी जो आज 12 मिनिस्टर जो थे वो ये कह रहे थे कि जनाब हमने वो कोई हमालिया फतह कर लिया। हालात ये हैं कि अवाम बेचारी को रोजगार मिल नहीं रहा, आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, घी का रेट का पता है, ऑयल और घी का रेट का पता है डॉक्टर साहब? तो ऑयल और घी का रेट का पता है? वो सर वो मानते महंगाई हुई है लेकिन वक्त सर लगेगा। सामा साहब मेरा एक सवाल है जी, महंगाई हुई चलो, मसला ये है कि इंतजामिया कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है? मुझे महंगाई के खिलाफ कोई हुकूमत एक्शन लेती नजर नहीं आ रही, कोई मजिस्ट्रेट्स नजर नहीं आ रहे, कोई रेड्स नजर नहीं आ रही, कोई पता नहीं चल रहा कि गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर है, गवर्नमेंट महंगाई कम करना चाह रही है। ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही। कह रहे हैं इंपोर्ट करें चीनी भी आटा भी, और उसके लिए वो आसानी कर रहे हैं कि आप उसामा साहब अगर बाहर से इंपोर्ट आप करेंगे, क्रशिंग सीजन आ गया सर पे, आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो तो और ब्लैकमेलर जो है एक्टिव हो जाएंगे, उनको फायदा है, वो गन्ना सस्ता खरीदेंगे जो औने पौने कोड़ियों के भाव में, उससे चीनी बना के फिर हमारे खलील साहब जो कल इमरान खान साहब ने कहा कि मीटिंग में भी बात आई कि इनसे भी बातचीत करें, तो जिस तरह आईपीपी से बातचीत करके कुछ थोड़ा बहुत रास्ता निकाला गया है, माफिया से बातचीत अगर आप जो जिम्मेदार है उनको पकड़े, उनको जेल में डालें, उनको जूते मारें, अवाम के सामने उनके चेहरे पेश करें, वो नहीं खरीदेंगे कि ये वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। अच्छा इसका मतलब गन्ना नहीं खरीदेंगे, गन्ना अगर नहीं खरीदेंगे, मैं उनको ओपन बता रहा हूँ, आसानी शॉर्टकट, किसान मर जाएगा। कौन किसान नहीं मरेगा? ये इस तरह किसान सिसक के मरता है। किसान अगर बेलना लगा ले तो गुड़ की कीमत चीनी से ज्यादा है। आपको पता है माफिया कर क्या रहा है? माफिया ने जितनी अब चीनी थी, मैं बात जरा नोट करें जी, मेरे घर में गुड़ है, मैंने कहा ये तो चीनी है, चीनी का गुड़ बना रहे हैं। ये क्राइसिस पैदा करने के लिए ये जो माफिया इस हद तक अब चला गया है, और ये किसका काम है? फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? प्राइस जो कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहा है? हुकूमत क्या कर रही है डॉक्टर साहब? कि यानी गुड़ चूंकि महंगा है, चीनी का क्राइसिस आपने पैदा करना है, उसकी बहरान पैदा करना है मसनूई, तो लाजा चीनी का गुड़ बना के बेच दो। अब गवर्नमेंट बाहर से मंगाएगी, उसका नुकसान क्या है? अब इस बाहर से मंगवाएगी, ये शोर मचाएंगे कि जनाब क्रशिंग सीजन है, हम क्रशिंग नहीं करते। क्रशिंग ना करने से किसान सड़कों पे आएगा। 180 रुपए पिछली दफा कीमत मिली थी, वो कहीं नहीं, हम तो 100 रुपए भी नहीं लेते। किसान जो है, वैसे देखिए उन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी की ये मुकाबला है मेरी जिंदगी का, तो इमरान खान साहब अभी तक तो वो जीते नजर नहीं आ रहे, लेकिन चले एक होता है अल्टीमेटली हक आता है और बातिल मिट जाता है, आखिर में भी इंसान जीता है। अल्टीमेटली हक आता है और बातिल मिट जाता है। बेशक हक पर हो तो अगर वाकई हक पर तो क्या माफिया हक पे है जो 110 मैं तो कह रहा हूँ कि मसला ये कि हुकूमत बेबस क्यों है? हुकूमत बेबस है। इमरान खान साहब आप अपनी जेबों में देखें खोटे सिक्के कहाँ पर हैं? अच्छा खोटे सिक्के जानबूझ के यहाँ से आगे जा रहा हूँ। मुझे काफी देर का कहा हुआ है कि अगली खबर जो है अभी उस्मान बुज़दार साहब की, वज़ीर आला पंजाब की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ चल भी रही है बोल्ड न्यूज़ पर, और इसमें इमरान खान साहब ने एक तो ये बात कही है कि गवर्नेंस को बेहतर बनाएं, वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई है। नैब में पेशी के हवाले से उस्मान बुज़दार साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि मैं करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता और एक एक सवाल के जवाब दूंगा और तसल्ली बख्श जवाब दूंगा।
इस हवाले से भी बात हुई है। और इंतजामी अमूर उधर दे के क्यों नहीं आए? जो उन्होंने देना है वो दूंगा जो है गा गी का सीगा है, उधर दे के आ जाते हैं। फिर उन्होंने वक्त मांगा है ना। मामला ये उनको क्या वक्त मांग रहे हैं? जब प्राइम मिनिस्टर उनके तर्जमान बने हो, वो कहते जी वो भी सीख रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर तो ये नहीं पता खिलाड़ी है। जब वो तहसील नाज़म थे, उन्होंने ऐसे ऐसे गुर सीखे हैं, करप्शन के ऐसी ऐसी वारदातें सीखी हैं कि वज़ीर आज़म साहब चूंकि हैं इनोसेंट, करप्शन का वज़ीर आज़म साहब ने ना करप्शन किया ना आईबी से पता करवाया। वो कहते हैं ये शराब वाला मामला, ये आईबी का एक बात है। आईबी कौन है? एक्साइज का मामला। आईबी का भाईजान डायरेक्टर कौन है? डीजी कौन है? वो ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल रहे हैं केपीके में। जब केपीके में हुकूमत थी, डॉक्टर सलमान खान और आजम खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और बुजदार साहब आजम खान के कहने पे जो काम करते हैं, आपको पता है कितने अब तक काम कर चुके हैं। लिहाजा बुजदार साहब के बारे में जो रिपोर्ट आईबी ने बनानी होती है वो आजम खान के पास आती है। आजम खान डीजी आईबी को कहते हैं, तो लिहाजा गुडी गुडी होकर रिपोर्ट वो पहुंच जाती है पीएम के पास। अब मामला ये है क्या दीगर एजेंसियों से रिपोर्ट मंगाई नंबर 1, और क्या इंडिपेंडेंट जो उनके अपने लोग हैं। चीज जो है ना, इमरान खान साहब ने वैसे जहांगीर तीन साहब के और इन पे जब वो चार्जेस चल रहे थे करप्शन के, तो जब इमरान खान साहब को सादिक अमीन डिक्लेयर किया गया तो उससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने जहांगीर तीन के बारे में सब कुछ चेक कर लिया और उसने बिल्कुल हलाल का कमाया। ये इमरान खान साहब की तो यू टर्न भी इमरान खान ने कहा था ना कि बड़े उसके बाद जहांगीर तीन साहब जो थे उनको अदालत ने बददियानत डिक्लेयर कर दिया था। और आज खुद इमरान साहब कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जहांगीर आपको वो इस आप बात कह रहे हैं, ये वो बात कर रहे हैं जो उस्मान बुजदार के बारे में इमरान खान साहब को ओहदा नहीं दिया। अभी मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर। मैं आपको एक चीज बताऊं, कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे साबका राहील सिद्दीकी साहब, वो कल नैब में पेश हुए हैं। और जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। और वो बिल्कुल काफी देर तक बैठे रहे, आपने बताया था काफी देर तक खाली। और उन्होंने उन्होंने परसों उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ और सिर्फ डीजी साहब के सामने से बात करूंगा, मैं किसी और के सामने बात नहीं करूंगा। अगर मेरा बयान रिकॉर्ड करना है तो वो डीजी नैब के साथ उनके साथ अच्छे रिलेशन में रहे। जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो आपस में लाइजन होता है। तो फिर सर डीजी नैब साहब जो हैं वो कल उनसे मिले। उन्होंने वहाँ पर उस्मान बुजदार साहब के हवाले से बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके किकबैक्स तक, एक एक चीज जो उनके। राहील सिद्दीकी साहब ये समझ रहे थे कि डीजी साहब पोले सवाल करेंगे, उनको वहम गुमान में था कि ये बहुत सारा राहील सिद्दीकी ने खुद बताए हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि उन्होंने एक कल की बात, एक एसडीओ हैं इरिगेशन के जिनका नाम है अजीम बलोच साहब, अच्छा, जिनकी सारी सर्विस जो है वो डीजी खान की है, जो अभी उनके हवाले से भी उस्मान बुजदार साहब का एक्शन, किस तरह से एंटी करप्शन जो थी, जिस वक्त हुसैन असगर थे वो इसको अजीम बलोच को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, जिसपे अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस थे, और किस तरह से चीफ मिनिस्टर के कहने पर जो राहील सिद्दीकी साहब थे ये हुसैन असगर से मिले और किस तरह से उनकी गिरफ्तारी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब थोड़ा ये वही एसडीओ तो नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत, ये वही एसडीओ तो नहीं जहाँ जब ये तौसा से आते थे तो उनके घर लाहौर में सरकारी घर में रहते थे सीएम साहब, ये गालबन वही एसडीओ है ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग भी कराते हैं। और वो बलोच साहब जो है ये इनकी सारी सर्विस रूल्स ये कहते हैं कि आपने 9 साल से ऊपर आप एक डिवीजन में नहीं रहते थे, इनकी सारी सर्विस जो है वो डीजी खान की है, तौसा की है। इस वक्त भी वहाँ पर गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो हिल टॉरेंट्स को रोकने के लिए वो जो डैम बना रहे हैं, ये उसके इंचार्ज हैं। अच्छा। तो राहील सिद्दीकी साहब ने डीजी जो थे नैब, उनको यहाँ तक बताया कि हुसैन असगर इस बंदे को गिरफ्तार करना चाह रहे थे। तो आगे सीएम साहब ने कहा कि इसको जाके बचाओ। तो मैं फिर हुसैन असगर से मिला और किस तरह से इसकी गिरफ्तारी, इसकी रिपोर्ट भी आईबी से मंगवाई जाए ना फिर। तो सर इमरान खान साहब ये चीज भी जरा मंगवा लें कि ये सब क्या हुआ, आईबी के अलावा कुछ और एजेंसियां काम कर रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ बताया राहील सिद्दीकी ने। अच्छा। अब वो सारा रिकॉर्ड करवाया, अपना स्टेटमेंट उन्होंने 4-4.5 घंटे वहां पर रहे हैं, 1-on-1 डीजी नैब और राहील सिद्दीकी ये दोनों ही थे। और वो डीजी साहब इस वजह से तो नहीं आज इमरान खान साहब ने मुलाकात। अच्छा, मामला ये है कि डीजी साहब जो हैं वो उनको बहुत सारी चीज़ों का तो पता था। शहजाद सलीम साहब जो मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब, एक बात आपको, वो लगते तो बड़े भले इंसान, शरीफ आदमी हैं, बड़े माशाल्लाह बारिश हैं, लेकिन वो जिस तरीके से चीज़ों को एक अच्छे अंदाज से, एक वाइट कॉलर क्राइम में जो उनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब डायरेक्टर थे
पिंडी में, उस वक्त भी मैं उनको जानता हूँ, उससे पहले भी मैं उनको जानता हूँ, डिप्टी डायरेक्टर से लेकर अब डीजीशिप तक। अच्छा। वो रहील सिद्दीकी साहब इस खुशफहमी का शिकार थे कि जब वो वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो लाइजन के हवाले से कुछ पंजाब गवर्नमेंट के महकमों का रिकॉर्ड बाद दफ़ा डीजी से बात सीएम सेक्रेटरी में करना पड़ती कि ये रिकॉर्ड भिजवा दीजिए। उन्होंने ये समझा कि मैं डीजी के पास जाऊँगा तो पोले पोले वो सवाल करेंगे, इतनी ज़्यादा जो उनको पट्टी पढ़ाई गई थी उनके ये वहम गुमान में। कल मैंने डॉक्टर साहब यही बताया था कि रहील सिद्दीकी साहब वो चीज़ें बताए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बताएं तो कुछ एविडेंस का ज़ाया होने का खदशा है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये भी है डॉक्टर साहब कि अगर सारी चीज़ें यहाँ पे बता दें तो कस्टडी में पंजाब गवर्नमेंट के महकमों में रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड असल उनके में ज़ाया भी हो सकता है, रिकॉर्ड जलाया भी जा सकता है। क्यों होती रही, कैसे होती रही, कौन कौन इसके पैसे पकड़ता रहा, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट को कौन रात 11 बजे रात 10 का कंट्रोल है वहां पर। उस्मान बुज़दार साहब का तो बयान चल रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता। रात 10 से सोच नहीं सकते, बाकी वो काम डालते हैं। रात 10 बजे से 11 बजे तक सरदार उस्मान बुज़दार साहब के पास कौन कौन लोग जमा होते थे, CDR निकलवा लीजिए एजेंसियों से, बाकियों से भी। और वो लोग डीलिंग विलिंग क्या करते थे, PC के अंदर कौन से लोग थे साउथ पंजाब के जिन्होंने कमरे बुक करवा लिए, 1 क्लब से लेकर 7 क्लब तक कहाँ ये बोलियां लगती थी। अच्छा, और डीलिंग ये जो कह रहे हैं ना, साउथ पंजाब के कौन से मिनिस्टर और कौन से उनके फ्रंटमैन पैसे पकड़ रहे थे। मैंने वज़ीर आज़म को सारी डिटेल बताई। ये जो छोटा सा एक वाकया आया, ये जो छोटा सा एक वाकया आया शराब वाला, जिसपे वो नैब ने उनको बुलाया, इस हवाले से उस्मान बुज़दार से नैब ने कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा, हाँ, ये तो छोटा पैटी इशू है, इस हवाले चीजें बहुत सारी ऑलरेडी उनके पास है। ये तो वादा मगवा बता चुके हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। तो उस्मान बुज़दार साहब ने उस हवाले से तो सीएम को ब्रीफ कर दिया कि साईं वो मैं तो उनको मैंने बताया हूँ कि शराब के हवाले से मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो जो 12 सफ़े का परफॉर्मेंस दिया ना, 7 जात नजायज सासे जो इतनी और सरदार उस्मान बुज़दार साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, तहसील नाज़म इससे पहले थे पब्लिक ऑफिस होल्डर। सुन इमरान खान साहब ने जो कहा है ना, इनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कितनी थी, इनके बाप दादा से जो जमीन मिली है वो कितनी थी और अब कितनी, और तहसील नाज़म जब बने उसके बाद कितने गैंग उन्होंने हाथ मारे, और उसके बाद CM जब बने उसके बाद इनका जो साला है, ब्रदर इन लॉ है, मेरे ख्याल जाजेब के क्या नाम है, इनके भाई, इनके जो SDO बताया फ्रंटमैन, और एक वो शाह नवाज को नामी को बंदा कराची का जो साथ इनके गया था मस्कत भी, और दुबई में जब टूर किए वो वसीम अख्तर रामे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। हाँ, एक और बात, जो DHA के अंदर 2-2 कनाल के 2 फार्म हाउस मिला के पता नहीं फार्म हाउस बनाया गया घरों को, पता नहीं वो किसके हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि फॉर्च्यूनर जो है कल जो साहब है ना, कल वो तोते की तरह बोले हैं, जो मेरी इत्तलात है तोते की तरह बोले हैं। पहले वो कंफ्यूज थे, क्या करूं, कभी वो इधर जाते थे, कभी वो इधर जाते थे। डोगर साहब अगर ना बोलते, कल वो तोते की तरह बोले और उन्होंने बड़ी ऐसी होशरुबा दास्तानें सुनाई। आप हैरान रह गए, ये जो बोल रहे हैं कि वापस नहीं आ सकते थे। अभी उस्मान बुज़दार साहब जो है ना वो सीख रहे हैं, वक्त लगता है, नवाज शरीफ साहब को बड़ा वक्त लगा था दोबारा, लेकिन ये तो चीजें इतनी स्पीड से नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब फिर से एक्टिव हो रहे हैं, क्या होगा, क्या पाकिस्तान आएंगे? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ साहब फिर से एक्टिव हुए हैं। उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर 2 दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब से फ़ोन पर बात की है, नाराज़गी दूर करने की कोशिश की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं कि जी अब आप निकलें, जो कहेंगे हम करेंगे, पैसे शैसे का कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ दिया जाएगा, आप कुछ धरना या जो भी करें इस हुकूमत से बस किस तरह हमारी जान छुड़ा दें। और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी फ़ोन कर दिया है। तो बाबर डोगर साहब, आपको लगता है कि इन फ़ोन कॉल से कोई बात बनेगी? क्योंकि लगता नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे, तो क्या कहेंगे कि मरियम इस दफ़ा पूरी तरह आपके साथ होगी, एक्टिव होगी, इस दफ़ा हम दगा नहीं देंगे? क्योंकि जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये तो हमेशा भाग जाते हैं। उसामा साहब, आप बड़े बोले बादशाह हैं, आप इनकी बातों में, इनकी लच्छेदार और फ्रेब वाली बातों में आ जाते हैं। ये फ़ोन इसलिए नहीं किए जा रहे कि मियां नवाज शरीफ ने शायद कोई पाकिस्तान वापस आना है। अच्छा। वो पाकिस्तान आने का उनका फ़िलहाल इतनी जल्दी कोई मूड नहीं है। और यहाँ पर मरियम ने भी कुछ मीटिंग की है जाती उमरा में, और वहाँ पर उन्होंने, मरियम ने पहले ही कन्वे कर दिया था कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर मैंने रहना नहीं है। और एक अंडरस्टैंडिंग थी, पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि मरियम कुछ अच्छा पाकिस्तान रहेंगी, उसके बाद मरियम भी लंदन जाएंगी।
तो वो जो पहली डील थी जिसमें ये था कि मरियम लंदन जाएंगी, वो मटेरियलाइज किसी वजह से नहीं हो रही, क्योंकि मियाँ साहब के वहाँ पर जो हरकत थी, जिस तरह से उन्होंने अमेरिकन लॉबी के साथ करीब होने की कोशिश की और जिस तरह से वो इंटरनेशनल लॉबिंग करने के चक्कर में थे, वो जाने लगे, उस वजह से मरियम का स्टे यहाँ पर डिले कर दिया गया। अब मरियम आपको याद होगा जब मियाँ नवाशी को बाहर भेजना था तो उससे पहले भी मरियम का ट्विटर भी एक्टिव हुआ था, मरियम एक्टिव हुई थी और एक बात की थी कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। यहाँ तो हमें कंसेशन दें, आप ये कहते हैं कि हम जेल में भी रहे और हमारे ट्विटर भी बंद रहे, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। तो उस वक़्त फिर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकला कि मरियम जाती उम्रा में चली गई और नवाशी साहब लंदन चले गए। उस डील में ये था कि थोड़े अरसे के बाद मरियम भी जाएंगी, लेकिन डील मियाँ नवाशी साहब ने उस वक्त तोड़ दी जब उन्होंने इंटरनेशनल लॉबिंग अपनी स्टार्ट कर दी कि किस तरह से इस हुकूमत को गिराया जाए और मेरी कोई वापसी का नहीं डॉक्टर साहब, लंदन से बकायदा अमेरिका जाने के लिए उन्होंने पर तोड़ रहे थे, बकायदा राब्ता करके वो जाने लगे थे। आपको याद होगा वो मुझे याद है कि इलाज अमेरिका में होगा, वो शहनवाज का स्टेटमेंट इलाज के नाम पे उस पर उन्होंने उनको याद दिलाया कि मियाँ साहब आप नहीं जा सकते, लंदन गए थे। अब मरियम ने एकदम ट्विटर जो है वो चालू कर दी है। मियाँ नवाशी साहब जो वो पाकिस्तान में वो कॉलें कर रहे हैं, मरियम ने डीजे वली से बात कर ली है, वो थ्रेट कर रही हैं कि मैं सितंबर अक्टूबर में मैं बाहर आ जाऊंगी और जलसे करने शुरू कर देंगी। सिर्फ और सिर्फ अब वो ये चाह रही हैं कि जनाब वो डील का एक हिस्सा वो जो ये था कि मरियम ने भी लंदन जाना है उसको मटीरियलाइज किया जाए। ये सारा कुछ मियाँ नवाशी को पाकिस्तान लाने के लिए नहीं किया जा रहा, ये मरियम को लंदन लेके जाने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए शहबाज शरीफ बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं और मरियम एक्टिव है। उसकी वाद वजह ये कि मरियम ये चाह रही हैं कि जनाब मैं अब अगर मुझे लंदन ना भेजा गया तो मैं फिर चुप नहीं रहूँगी, मैं फिर शोर मचाऊंगी। ये रीज़न है। मैं आपको अंदर की कहानी में बता रहा हूँ कि अंदर की कहानी ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जितने पार्टी की लीडरशिप उनसे कहा कि भाई अब एक्टिव हो जाओ, मरियम जो है इसको अब लंदन भेजो। तो अब होना ये आप देखिएगा, ये मरियम ट्विटर भी एक्टिव रहेगा, मरियम बड़ी एक्टिव रहेंगी, गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाएंगी, ये भी कि मैं जलसे करूंगी। अच्छा। मैं इस तरह से बाहर निकलूंगी। असल ये है कि वो सिर्फ ये चाह रही हैं कि मुझे जो है वो हाईकोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब्त हुआ है, ये गवर्नमेंट जाके कह दे कि जनाब ठीक है इनको इनके हवाले इनका पासपोर्ट कर दिया जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो आसान का रास्ता मैं बता रहा हूं, इसी हाल से उनका नाम निकाले वो लंदन। नवाज शरीफ साहब की हालत तशवीशनाक है, इस तरह की खबरें चलेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ अचानक स्ट्रेटजी, अचानक उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब, अल्लाह ना करे इस तरह की खबरें, क्योंकि ये बहुत माशाल्लाह इनके पास ये स्ट्रेटजीज हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। के बाद इस तरह गिर रहे थे, ये ऊपर नीचे जा रहे थे, जब गए शाज पिशाज और उसके बाद वहाँ हमने सवाए इलाज के सारे काम देखे हैं। इलाज के वाले से हमें कोई ऐसी खबर नहीं है आखिरी इतला तक। आज तस्वीरें भिजवा दी है शहनवाज के साथ, वो सैर कर रहे हैं, अब वो चहलकदमी कर रहे हैं, ये तस्वीर वो भेज रहे हैं। अच्छा, चहलकदमी की तस्वीर भी आ गई, उसके बाद अचानक तशवीशनाक उनकी हालत की खबर अगर आ गई तो उसके बाद फिर सिला राम में ये कहना होगा नहीं, तो उसके बाद मरियम साहिबा के बारे में गवर्नमेंट कह रहे हैं हुकूमत गिराओ, जल्द से जुलूस करो, प्रेशर बढ़ाने के लिए हम टफ टाइम देंगे। कौन सा जुलूस? अभी वो लोग जो डील करवा रहे हैं, जो इस डील का के निगोशिएटर हैं, उनके जरिए से हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने की के जो लंबरदार बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, जमहूरियत के ठेकेदार और लंबरदार हैं जो कहते हैं हम मैसी नहीं करते, हमें मैसी नहीं। ये चीज जो मरियम को बाहर जाने के लिए मरियम बचाओ करते हैं डॉक्टर साहब, मुझे जो कह रहे हैं हम एनआरओ नहीं मांग रहे, 2 साल बाद एनआरओ 34 सिक्कों की शक्ल में आ गया कि जनाब ये है एनआरओ। ये बिलावल को, फजल रहमान साहब को नहीं चीजें पता, सरदारी साहब को ये सब अपने बचाव के लिए हो रहा है। मेरी बात सुने, जब फजल रहमान साहब ने पहला लॉन्ग मार्च किया था, नवाज शरीफ को फायदा हो गया, उसके सारी दुनिया क्या कह रही थी कि इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी नवाज शरीफ है, और वही हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो है उसका बेनिफिट उनको मिला और वो लंदन चले गए। अब दोबारा फजल रहमान साहब को जो इस्तेमाल करने की कोशिश सवाल है, क्या वो इस्तेमाल दोबारा हो जाएंगे फजल रहमान साहब? सर कुछ नहीं, उसमें इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा हलवा खर्च लगाना पड़ेगा,
वो मियां साहब लगाने के माहिर हैं। वो नहीं खाते, इस तरह की बात ना करें। मतलब वो सर वो आप भी समझ रहे हैं, वो कोई और हवाले से कह रहे हैं। तो वो जो है ना उसका बिल जो है वो मियां नवाज शरीफ अदा करेंगे। वो जो लस्सी होगी, हलवा होगा, तो फजलुर रहमान साहब जो आप देखेंगे इस्तेमाल होंगे, लाजमी इस्तेमाल होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जो फजलुर रहमान जो नाराज है ना, वो सर किसी और वजह से है, क्योंकि जो मियां साहब जो लस्सी भेज रहे हैं वो बड़ी थोड़ी है। अच्छा, शेख वो ज्यादा लस्सी मांग रहे हैं। शेख रशीद साहब ने ये बात कही है आपसे कुछ देर पहले ही कि ना फजलुर रहमान साहब मानेंगे बात नवाज शरीफ की, ना नवाज शरीफ फजलुर रहमान साहब की बात मानेंगे। अच्छा, ये भी तरदीद भी आ रही है बिलावल हाउस के तर्जुमान की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई मामला नहीं चल रहे ऐसे। मामला ये है उसामा साहब, जिस तरह डोगर साहब ने बात की, बात बिल्कुल वही है कि मरियम साहबा ने अभी जाना बाहर। पहले भी हमने कहा मरियम साहब अगर बाहर नहीं जा पा रही तो उसकी दो वजूहत। एक ये है कि नवाज शरीफ साहब जो कि जमहूरियत के बहुत बड़े लंबरदार हैं, जो सेल्फ एग्जाइल में इस वक्त, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रही है अब तो उनका स्टेटस गालिबन इख्तियारी का हो रहा है, जो गारंटी दे के गए थे, गारंटर यहाँ पे छुप के बैठे हुए दबक के, जो कोरोना से जंग लड़ने आए थे वो अंदर बैठे हुए अपने आप को महबूस करके। जब उनका दिल होता है कभी उनको डॉक्टर मना कर देते हैं, जब दिल करे असेंबली में पहुँच जाते हैं, दिल करे वो कहीं भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, मामला यह है कि मरियम साहिबा जो है उनके ट्विटर जब दिल करता है उनका वो चला लेती हैं, जब दिल करता है वो बंद। ठीक है, मामला ये है कि जो कहते हैं ना नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह पहली वायलेशन सऊदी अरब में गए थे, ठीक है, मुआहदा करके झूठ बोलते रहे, उसके बाद आपने पता है वो सऊदी अरब से चले गए लंदन, लंदन से पाकिस्तान आने की कोशिश की, फिर वापस भी भेजा गया, फिर बाद में सारे खोल के भी चीजें आ गई। 10 साल डायरेक्ट वैसे लंदन। अब मामला ये लंदन से उन्होंने भागने की, अमेरिका लॉबी भी की, जाने की भी, और स्विट्जरलैंड भी जाना चाह रहे थे। अब इस दफा मरियम को बाहर जाने के लिए सब कुछ बाहर जाने के लिए साहब बिलावल हाउस तर्जुमान है, उन्होंने तरदीद कर दी कि फोन कॉल पर कोई मियां नवाज शरीफ साहब से बिलावल की बात नहीं हुई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे माफिया, गुंडा राज, बदमाशी किस तरह औकाफ में भी चल रही है। डीजी औकाफ पंजाब ताहिर रजा बुखारी क्या क्या करता है, किस तरह लोगों को धमकाता है, असले समेत मसाजिद में भेज कर किस तरह बेरुमती करवाता है कि जी मसाजिद में उसके खिलाफ बात नहीं हो सकती वरना वो मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे। आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे, वीडियोस भी दिखाएंगे, तस्वीर भी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपने देखा कि एक मामला उठा, सबा कमर और बिलाल सईद की एक शूटिंग हो रही थी, वीडियो की, तो उसके बाद फिर केसेस हुए, उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी, FIR भी दर्ज हुई, लेकिन कुछ मुलाजमीन को इधर उधर कर दिया गया बेचारों को। और लेकिन जो असल इसके पीछे लोग थे, जो माफिया, जो सरगना या गुंडे, उनको कोई हाथ नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि ये माफिया, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि हर जगह बैठा हुआ है, तो ये काफ़ी पुराना एक शख्स है जो यहाँ काम कर रहा है, और ख़ास नून लीग का आदमी DG औकाफ ताहिर रजा बुखारी। इसके खिलाफ एंटी करप्शन में कई दफ़ा दरखास्तें गई कि करोड़ों रुपए, ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, अखबारात में छप चुकी, करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात लगे, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे ज़राए बताते हैं कि वो मामला दबवाने में अहम किरदार अदा किया कि नहीं, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये पूरा एक नेटवर्क चलाता है, यहाँ तक कि अगर इसके खिलाफ बात की जाए कोई, तो किसी की जुर्रत नहीं है, किसी मस्जिद में या कोई भी आलिम दीन हो, कोई भी हो, इसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। ये वहाँ पर बैठ कर सब कुछ कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है कि अगर कोई शख्स बात करेगा तो ये फिर, ये देखिए, मुसल्ला लोगों को भेजते हैं मसाजिद में, आप देख सकते हैं ये अभी हाल ही का वाक़या है 18 अगस्त का, तो आप ये देख लीजिए, मैं ताज़ा आपको ये कल की वीडियो दिखा रहा हूँ कि जी इस मस्जिद में किस तरह से बात हुई, मसाजिद की हुर्मत की, या DG औकाफ के वाले से डायरेक्टली तो नहीं कहा होगा, लेकिन बहरहाल कि जी आप किस तरह बात करें, क्यों करें। और उसके बाद ये देखिए लोग अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ जाकर धमकाया जाता है कि जी यहाँ इस मस्जिद को हम टेक ओवर कर लेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे, वरना हमारी बात मानी जाए। तो इस तरह से ये काम होते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि औकाफ का एक बड़ी प्रॉपर्टी हैं, दुकानें हैं, उनके किराए खाए जाते हैं, बताया कुछ जाता है, किस किस को पैसा जाता है। यही जो शूट्स होती हैं मसाजिद में होती नहीं है, अब जनाब उसका नोटिस दिया जा रहा है, इसका मतलब पहले होती थी, और उसमें जो पैसे लिए जाते थे वो कहाँ तक जाते थे, उस सरगना का हमने आपको बता दिया है। लेकिन इसको हाथ डालना आसान नहीं है।
तो क्या उस्मान बुज़दार साहब इस माफिया का खात्मा कर सकेंगे? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अल्लामा आसिम मखदूम साहब, चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी, हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। ये मस्जिद वज़ीर खान का वाक़या हुआ, वो आया, चले जी, वो कार्रवाई शुरू होगी उस पर, लेकिन जो असल पीछे लोग थे जो पैसा बनाते रहे हैं, जो आज भी पैसा बना रहे हैं, हमने वीडियो भी चला दी कि जो लोगों को धमकाते भी हैं, कब्जे भी करते हैं जगहों पर, तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है? डीजी औकाफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। सबसे पहले तो मैं उस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करूँगा जो मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर पेश आया है। उस वाक़े से सिर्फ़ पाकिस्तानी मुसलमानों की नहीं, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। और उसके बाद एक वज़ीर आला साहब ने और वज़ीर औकाफ़ साहब ने एक नोटिस लिया, उस नोटिस के ज़रिए 3 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि उन्हीं 3 लोगों का कसूर था, बाकी सब जो है वो बेकसूर थे और वो लाइल्म थे इस वाक़े से। इसको पूरी कौम समेत कोई भी मजहबी जमात, मजहबी तबका जो है वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आपका जहाँ तक सवाल है, ये बहुत सारी शिकायतें पहले भी इस तरह की आई हैं और अखबारात में छपती भी रही हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि वो कितने पावरफुल हैं, कि वो वज़ीर आला से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, वो इंतज़ामिया से और चीफ सेक्रेटरी से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, कि उनको उनके मनसब से जो है वो कोई शख्स भी नहीं हटा सकता। तो इसके ऊपर हमारी अदलिया का जो सिस्टम है वो भी आपके सामने ही है कि वो भी इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले सकते या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। मुझे एक मरतबा एक इजलास के अंदर एक बावसूख शख्स ने बताया कि ये जो ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी मस्जिदों के आइम्मा और खुतबा हैं, वो भी इन ऐसे हज़रात को पूरी फैमिली समेत, यानी कि 10-10, 20-20 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली होती है, उनको हज और उम्रे करवाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये इनका जो हज और उम्रा होता है वो एक का 10-10 लाख रुपए से कम नहीं होता। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मौलवी साहब जो एक मामूली सी तनख्वाह में औकाफ का मुलाजिम है, वो 20-20 आदमियों को एक साल में कैसे उम्रे करवा सकता है? तो ये सवालिया निशान है। इसके ऊपर हमारी कोर्ट को जो है वो देखना चाहिए और हमारी इंतज़ामिया को जो है ना वो होश में आना चाहिए। हाजत के अंदर मुसल्ला अफराद को भेज कर जो खतीब हैं और जो उलमा है, कमेटी जो है, उनको धमकाया जाए, तो क्या ये तौहीन नहीं है कि यानी एक अल्लाह का घर है, एक बाबरकत एक मकाम है, इबादत का है, वहाँ पे भेजकर उनको धमकाया जा रहा है और असला आपने दिखाया भी नाज़रीन को। का घर हैं और वो खालिसतन इबादत के लिए हैं। और ये जो मस्जिदों के अंदर ये जो कुछ हुआ है, ये निकाह के नाम पर होता है और निकाह सुन्नत के मुताबिक अगर कहीं हो सकता है तो वो अपने महल्ले की मस्जिद के अंदर हो सकता है। तो ये फ़ोटो सेशन के लिए और फिल्म के शूट वगैरह के लिए यहाँ पे ये टाइम लिया जाता है और इस तरह की हरकत की जाती हैं। और इसमें ऊपर की लेवल तक, ये डीजी और सेक्रेटरी के लेवल तक जो लोग हैं वो मुलव्वस होते हैं और बड़ा जो हक़ाइक़ हैं वो यही हैं कि इन तक भी ये मंथलियाँ वगैरह जाती हैं। तो ये असले की नुमाइश जो है ये इंतहाई अफसोसनाक है जो आप फरमा रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज होने चाहिए, सीटों से इनको बरतरफ होना चाहिए, मुकदमात दर्ज होने चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ़्तार होना चाहिए, इसलिए कि मस्जिदें अल्लाह का घर हैं और मस्जिद की तौहीन और तज़लील जो है ये आलम इस्लाम के आसिम मखदूम जी, औकाफ ताहिर रज़ा इतना ताकतवर आदमी है कि इसके सामने हुकूमतें भी बेबस हैं और यहाँ तक कि एंटी करप्शन का महकमा, जहाँ पर इसके खिलाफ बेतहाशा दरख्वास्तें गई कि इस पर करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, लेकिन मामला जो है वहाँ भी दब जाता है। कहने को तो एंटी करप्शन जो है वो अपने आप को बड़ा इंडिपेंडेंट कहता है, लेकिन इस शख्स के सामने एंटी करप्शन भी जो है वो भी बेबस है, शहबाज शरीफ भी बेबस है, उस्मान बुज़दार भी बेबस है। ये क्या इतना ताकतवर आदमी? सर इसके ऊपर तो देखें ना जी कि इनका तो इतना जुर्म इस मामले में इसलिए नहीं है कि जो बड़ी सतह पे हमारी इंतज़ामिया है, सूबाई इंतज़ामिया है, वज़ीर आला हैं, हमारे कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं, तो ऐसे लोग खामोश हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना मैदान में आना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को अज खुद नोटिस लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो अपने धंधे को छुपाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो हर मुजरिम जो है वो ऐसे करता है।
तो उनके अंदर इनका भी शुमार उन्हीं में है। हर मुजरिम की ये कोशिश होती है कि मेरा जो धंधा है, मेरा जो जुर्म है, वो बज़ोर ताकत जो है ना वो उसको रोका जा सके और वो दुनिया के सामने आया ना हो। ये हर एक मुजरिम की ये आदत रही है, एक तरीक़ा कार रहा है। लेकिन असल जो चीज़ है वो हमारी इंतज़ामिया है। तो इंतज़ामिया की खामोशी इस मामले में जो है ना, जो है इसका नोटिस लें। चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, दीगर लोगों को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन उलमा का क्या किरदार है कि वो ऐसे माफियाज के खिलाफ क्या उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? या वो लोग जो अगर ऐसे माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और औकाफ का महकमा या डीजी औकाफ उनको धमकाने लग जाता है, तो उलमा को मिलकर इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए इकट्ठे? देखिए जी, महकमा औकाफ के अंदर जो भी सरकारी अफसर जाता है वो मेरिट पर जाता है, और मेरिट जो है वो जो आप समझ रहे हैं वो वाला मेरिट है आज। तो जब वो इस तरीके से भर्ती होगा, वो मुअज्जिन भर्ती हो, वो आलिम भर्ती हो, या वो किसी भी और शोबे के अंदर मतलब क्लर्क भर्ती हो, तो वो लामहला उसी ने इसी तरह की हरकत और सकनात करनी है। तो जब तक इसको पाक नहीं किया जाता और मेरिट हकीकी माना में मेरिट नहीं बनाया जाता, तो चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी जनाब आसिम मखदूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर डोगर साहब, ये आपने सारा कुछ देख लिया, ये आपके सामने है। ये अब ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी इंक्वायरीज चलती हैं, दबा दी जाती हैं। ये कैसा शख्स है कि जो हर दौर में, अब कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी हमें इतनी दफ़ा तब्दीली करनी पड़ी कि वो 30-30 साल से लोग थे तो वो उनकी वफादारियाँ थी, इसको कोई नहीं हटा सकता। क्या ये माफिया नहीं है? असल में उसामा साहब यही माफिया है, ये ब्यूरोक्रेसी का ऐसा माफिया है कि ये लोग जो हैं ये इक़्तिदार को चिमटे हुए झुंडों की तरह। और ये लोग जो हैं ये खाली ये नहीं है, ये इस तरह के जो लोग हैं इनको गुर आ गया, हुनर आ गया कि हमने कैसे ऊपर वालों को खुश रखना है, कैसे उनको कीमती तोहफे भेजने हैं, किस तरह से जो कमाई है लूटमार की उसमें ऊपर वालों को शरीक बनाना है। तो ये इनको घुर आ गए हैं कि किस तरह से जो भी इक़्तिदार में हो उसके करीब रहना है और अपना जो टेन्योर है उसको कंटिन्यू करना है। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बादशाह मस्जिद देख लें, बेतहाशा शूट्स हो रही हैं, अंधाधुंध वहाँ पर कैमरे जा रहे हैं, स्टूडियो वहाँ पर जनाब वहाँ पर ड्रामे शूट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो और ये मैं आपको साबित कर दूंगा वहाँ पर कि लाखों रुपया लिया जा रहा है, एक शूट का अलाउ किया जा रहा है, उस हिस्टोरिकल जगह पर लाखों रुपया बटोरा जा रहा है। तो ये वहीं रह जाता है ऊपर तक सबको ये सब। मुझे एक बात बताएं, ये डीजीज, ये सेक्रेटरीज, ये डिपार्टमेंट्स क्यों होते हैं? डीजीज का क्या काम होता है? डीजी का काम होता है कि नज़र रखे अपने स्टाफ पर। डीजी की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता इधर से इधर नहीं हो सकता। उसामा साहब देखिए, अगर वो नजर नहीं रखता तो वो भी इनकम्पिटेंसी है या उसकी मैलाफाइडी है, या पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। देखिए आप 3 बंदों को आप ये कहें, इतना बड़ा वो स्टेप करके उनको आपने बलि चढ़ा दिया, और डीजी वो जिसके बारे में आपने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के वक्त में भी इतने बासर थे कि शहबाज शरीफ साहब ने एंटी करप्शन में उनकी करोड़ों रुपए की मुबैना तौर पर जो इंक्वायरियों की बात हो रही है वो दबवा दी। अब मामला ये है कि ये इस तरह के जो लोग, आपको पता है पंजाब के अंदर अरबों रुपए की जमीन है औकाफ की, आपको उसके ऊपर किसने कब्जे किए हैं, किसकी मिलीभगत से कब्जे किए हैं, फिर कितनी दुकानें हैं, कितने प्लाजे हैं, कितने शॉपिंग, कितनी दुकानें हैं। खरल साहब आप तो मामला ये है कि सुने ना, मुझे बताएं कि अच्छा उसके बाद मसाजिद कितने, यानी इसकी तनख्वाह कितनी, दरबार कितने हैं, इसके पास कितने घर, कितनी दौलत है, कितने टूर। तो आप अंदाजा लगा लें, आप नैब की बात कर रहे हैं, आप एंटी करप्शन की, उस वक्त के वज़ीर आला ने एंटी करप्शन को मुंह बंद करा दिया। अब नैब अगर वज़ीर आला जो सबसे बड़े सूबे का है उसके बारे में शराब के केस में एहसासों की तफसीलात मांग सकता है, तो डीजी औकाफ जो है उससे असासाजात के बारे में पब्लिक ऑफिस होल्डर का नहीं पूछ सकते कि जब आप डीजी बने उस वक्त आपके एहसास, यानी आप महकमा गवर्नमेंट में आए पब्लिक सर्वेंट, उससे पहले आपके बाप दादा की आपकी कितनी जायदाद थी, आज आपकी कितनी है, आपके अजीजों कर्ब के नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज है, आपके बेटों बेटियां बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई जो सारे अजीजों कारब होते हैं, साले सालियाँ, आप ये देखना, ये तो एक आसान सा केस है। आप सिर्फ एक परफार्मा दे रहे हैं जो कि मैंडेटरी है, उसके अंदर कितनी बेनामीदार इनके कितने होंगे। अब मुझे ये बताएं कि आपको पता है औकाफ की अरबों रुपए की जमीन सिर्फ लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे लोगों से मिलीभगत कर कब्जे कराए, कुछ पे पर्चे भी दर्ज हुए हैं, कुछ पे पर्चे भी दर्ज हुए हैं, कुछ पे कमर्शियल जगह बन चुकी, कुछ से जनाब कमर्शियल दुकानें हैं, उनसे किराया कितना बनता है, कितने में आता है, लाख उनसे पैसे लेते हैं जमीन, तो और क्या करते हैं, मुफ्त में हो जाता है।
मतलब उनको क्या आप समझते हैं कि औकाफ की जमीन हो, उसका कस्टोडियन कौन? क्या इसका उस्मान बुज़दार साहब को नोटिस लेना चाहिए कि ऐसा देखिए जो आपने बताया कि अगर वो डीजी आज भी बैठा है, शहबाज शरीफ जिसके सिफारिश से आज भी अगर उस सीट पे बैठा है, कोई ना कोई गुण तो उसके पास है ना। जी जी, उसका जो चेयरमैन है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है जी। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो एंटी करप्शन को डायरेक्शन दे कि बस इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए, जो भी एप्लीकेशन आई हुई हैं उनको प्रोसेस कर। बाकी अगर डीजी साहब जो है, डीजी साहब अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ देना चाहे, हमने अपनी टीम को भी कहा था, वो अगर पॉइंट ऑफ देना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म बोल न्यूज का हाजिर है, हमारा प्रोग्राम हाजिर है, जो अपना पॉइंट ऑफ देना चाहे। हमने तो राब्ते की कोशिश की, दोबारा भी हम हाजिर हैं कि अगर वो समझते हैं कि उनके ऊपर कोई इल्जाम गलत है तो उनके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, आप सब लोगों की दरख्वास्त है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।